तो सबसे पहले देखते हैं कि आज हम क्या-क्या चीज़ें कवर करेंगे। हम कवर करेंगे जो हमारे इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स थे एस्ट्रोलॉजी के, हम कवर करेंगे जो भी मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स हमने डिस्कस किए थे, भाव के, राशि के, अयनांश के, वो सारी चीज़ें। फिर हम बात करेंगे जो एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमेना हैं, यानी कि जो ग्रहण क्या होता है, अमावस्या क्या होती है और ग्रह वक्री कैसे होता है, ग्रह अस्त कैसे होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फिर हम जाएँगे हमारे प्रेडिक्शन के तरीकों पर, कि हम कैसे अलग-अलग तरीके से प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। हम किन-किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं प्रेडिक्शन करने में, जो हमारे तत्व हैं, गुण हैं, सारी चीज़ें जो हैं। फिर हम जाएँगे भावों के गुण पे, राशियों के गुण पे और ग्रहों के गुण पे, जिससे हम कारकत्वों को निकालते हैं। उसके बाद से फिर हम जाएँगे कि हम कैसे 2 ग्रहों का, भावों का या 1 ग्रह का 1 भाव में, 1 ग्रह का 1 राशि में किस तरह से उससे रिज़ल्ट निकालते हैं, किस तरह से उस कॉम्बिनेशन को हम एक रिज़ल्ट देते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। उसके बाद हम जाएँगे टाइमिंग ऑफ इवेंट में कि दशा कैसे देखी जाती है, ट्रांज़िट कैसे देखे जाते हैं और ये सारी जो बातें हैं। फिर हम जाएँगे कि इनको अप्लाई कैसे किया जा सकता है, अलग-अलग तरीके से हम कौन-सी किन-किन चीज़ों में, किन-किन जगहों पर अप्लाई कर सकते हैं, वास्तु क्या होता है, प्रश्न कुंडली कैसे देखते हैं, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे और फिर हम आ जाएँगे कि इनकी रेमेडी कैसे की जाती है। अब इसी को अगर मैं 3 भाग में बाँट दूँ, तो हम सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, जिनसे हमारे सारे प्रेडिक्शन देने का तरीका निकलता है। फिर जब हम प्रेडिक्शन देते हैं, उसका जो मेथड है, कि हम टाइमिंग कैसे देखते हैं, हम रिज़ल्ट कैसे निकालते हैं, कौन-सा रिज़ल्ट होगा, कौन-सा नहीं होगा, वो कैसे देखा जाता है। और फिर इसी को अलग-अलग तरीके से वास्तु में, मुहूर्त में, रेमेडीज़ में, प्रश्न में, अलग-अलग तरीकों से कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है? तो मूल आधार एस्ट्रोलॉजी का या जो फ्लो है आपके सिलेबस का वो यही है। कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, उनसे हम रिजल्ट निकालते हैं और उन रिजल्ट्स को हम अलग-अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अलग-अलग एनालिसिस में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? अब अगर हम शुरुआत से बात करें एस्ट्रोनॉमिकल और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में, तो सबसे पहली बात, एक ही प्रिंसिपल एस्ट्रोलॉजी का है जो कि इम्पोर्टेंट है, जिस पे सारे के सारे सारी बातें जो हम एस्ट्रोलॉजी की करते हैं, वो निर्भर करती हैं। वो ये है कि प्रकृति में हर एक वस्तु, हर एक चीज़ किसी दूसरी वस्तु को, किसी दूसरी चीज़ को एक तरह से प्रभावित करती है, इन्फ्लुएंस करती है, जिसका रिज़ल्ट देखा जा सकता है, जिसका रिज़ल्ट बताया जा सकता है, समझा जा सकता है और बाद में प्रेडिक्ट किया जा सकता है। यही आधार है। इस पे हम जानते हैं कि हमारे आस-पास की जो भी चीज़ें हम जिस जिस काल में हमने जन्म लिया है, वो हमें प्रभावित करता है। जिस एरिया में जन्म लिया है, वो प्रभावित करता है। जिस परिवार में जन्म लिया है, वो प्रभावित करता है। माँ-बाप के संस्कार प्रभावित करते हैं। हम बचपन से जैसे बड़े होते हैं, जो-जो चीज़ें आस-पास देखते हैं, वो हमें प्रभावित करती हैं। ग्रह, नक्षत्र, राशियाँ, भाव सारी चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं। विश्व में ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें प्रभावित नहीं करता हो। ठीक है? तो फिर जब ये सारी बात हमें क्लियर हो गई, तो हमें फिर ये समझने की बात है कि अब इतने सारे प्रभावों को एक साथ देखा कैसे जाए? तो उसके लिए नियम बनाया गया कि जितने भी तारा हैं, जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी आकाश में हमें सितारे दिखते हैं, जितने भी पृथ्वी के बाहर के प्रभाव हैं, वो इतने ज़्यादा हैं, इतने लाखों करोड़ों में उनकी संख्या है कि उनको अकेले नहीं देखा जा सकता, अकेले नहीं समझा जा सकता। तो हमने उन सब के सब को 12 भागों में यानी कि 12 सेक्टर में बाँट दिया, जिसको हमने कहा कि ये सारे प्रभाव अलग-अलग राशियों के हैं। 12 में इसलिए बाँटा क्योंकि 1 साल के अंदर 12 महीने होते हैं, 12 बार चंद्रमा सूर्य की परिक्रमा करता है, 12 बार चंद्रमा एक साइकिल पूरा होता है, 1 महीना पूरा होता है। और धरती एक बार सूर्य की परिक्रमा करती है, 1 साल का जो पीरियड है। उस 1 साल के पीरियड के अंदर हमारे पास 12 महीने होते हैं, जब 12 पूर्णिमा से पूर्णिमा या 12 अमावस्या से अमावस्या का समय होता है। तो इस 12 अलग एक को हमने महीने का नाम दिया और इस महीने से हमने हर महीने के लिए सूर्य की एक राशि बना ली। यहाँ से हमारे पास राशियाँ मिल गई। ठीक है? तो हमने सारे प्रभावों को इन 12 डिवीज़न में बाँट दिया, जिसको हमने राशि कहा। इन 12 भागों में बाँट दिया, जिसको हमने राशि कहा। हमने कहा कि एक अकेले प्रभाव को अलग से स्टडी नहीं करेंगे, हम उस पूरे एरिया में जितने सितारे हैं, जितने प्रभाव हैं, उनको कलेक्टिवली स्टडी करेंगे। तो यहाँ से हमारी राशियाँ आ गई, सबसे पहली चीज़ हमारे पास। ठीक है? अब राशियों के बाद दूसरी चीज़ क्या है कि राशियों के अलावा ग्रह हैं और 9 ऐसे ग्रह हैं, जो आकाश में अपने जगहों से परिवर्तित होते रहते हैं। वो किसी एक राशि के साथ स्थिर फिक्स्ड नहीं रहते। जो हमें सितारे दिखते हैं, जो स्टार्स दिखते हैं,
वो अपनी पोजीशन पर हजारों लाखों सालों से फिक्स्ड हैं। उनमें से किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होना है, तो हम उनको समराइज कर सकते हैं कि इस एरिया से इतने जो प्रभाव हैं वो मिला करके ऐसा रिजल्ट देंगे। ग्रह बदलते रहते हैं, आज इस राशि में कल उस राशि में, आज इस भाव में कल उस भाव में, तो इनको जनरलाइज नहीं किया जा सकता राशि या भाव के साथ। तो हमने इनको अलग से स्टडी करने की बात की कि जो 9 चीजें हैं, 9 वस्तुएं हैं जो आकाश में मूव करती हैं, उनको हम अलग से स्टडी करेंगे, उनको हम अलग से देखेंगे और उनको हम ग्रह का नाम देंगे। ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास आ गए ग्रह। अब तीसरी जो चीज़ हमारे पास आई वो है कि राशियाँ तो 12 हैं, ये 12 राशियाँ आकाश में अलग-अलग जगह दिखाई देती हैं क्योंकि धरती भी मूव करती रहती है। धरती भी अपनी धुरी पे परिक्रमा करती है, अपने आस-पास अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है। तो उसके लिए हमने कहा कि धरती के 12 भाग कर दिए और उसको हमने कहा एक भाग जो है वो एक भाव है, एक हाउस है। तो पूरब में पहला भाव, पश्चिम में 7वां भाव, सबसे ऊपर का हिस्सा 10वां भाव, नीचे का हिस्सा चौथा भाव। इस तरह से हमने बाँट करके 12 भाव बना दिए और हमने इनको हाउस कहा। ठीक है? अब ये 12 राशियाँ इन 12 भावों में से किसी भी तरह से अरेंज हो सकती हैं और उनमें 9 ग्रह हो सकते हैं। ये हमारे वेरिएबल आ गए धरती के बाहर के प्रभावों को स्टडी करने के लिए, सारे के सारे। और धरती के अंदर के प्रभावों को स्टडी करने के लिए हमने बाँट दिया देश, काल और पात्र, 3 चीज़ें। ठीक है? इसके अलावा जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं जो जो दिन ब दिन होती रहती हैं क्योंकि वो बहुत माइनर हैं, बहुत बेसिक हैं, बहुत कम समय के लिए होती हैं और बहुत कम प्रभाव देने वाली होती हैं, तो उनको इग्नोर कर दिया जाता है एस्ट्रोलॉजी में। तो ये हो गए हमारे इन्फ्लुएंसेस या ये हो गए हमारे प्रभाव जो एस्ट्रोलॉजी में देखे जाते हैं और इनको मिला करके बनते हैं हमारे ग्रह, राशि, भाव, नक्षत्र। नक्षत्र वो है जो उसी राशि को बाँटने का एक दूसरा तरीका, उसी आकाश को बाँटने का, उन्हीं सितारों को बाँटने का एक दूसरा तरीका जो चंद्रमा के पाथ पर किया जाता है। राशियाँ जो हैं वो सूर्य के पथ पर हैं और नक्षत्र जो हैं वो चंद्रमा के पथ पर हैं। ठीक है? और फिर बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, वो इन सब की मैथमेटिकल डेरिवेटिव है। डिविज़नल चार्ट हैं, उनमें हमने राशियों को तोड़ दिया, नक्षत्र के पद हैं, उनमें हमने एक नक्षत्र को 4 भाग में तोड़ दिया, भाव हैं, भाव से हमने अलग-अलग भाव का जो एरिया है या भाव की जो डिग्री है, वो हमने तोड़ करके वहाँ से बना दी। ग्रहों की दृष्टि हमने ग्रहों से निकाली, सारी की सारी चीज़ें और जो हैं एस्ट्रोलॉजी में जो इस्तेमाल की जाती हैं, वो इन्हीं चारों से किसी न किसी तरह से डिराइव होकर के आती हैं। ठीक है? ये हो गए हमारे फंडामेंटल आधार एस्ट्रोलॉजी के। अब आते हैं इनकी प्रॉपर स्ट्रक्चर पे। तो राशि से शुरू करेंगे। राशि में हमने बात की कि राशि वो है जो हम पृथ्वी के बाहर सोलर सिस्टम के सौरमंडल के बाहर जो हमारे जितने भी ग्रह हैं, जितने भी सितारे हैं, जितने भी स्टार्स हैं, उन सब के प्रभावों को जब हम साथ में पढ़ते हैं या साथ में समझते हैं, तो हम उनको 12 राशियों में बाँट देते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन होने के लिए कि पहली राशि कौन-सी, दूसरी राशि कौन-सी, एक राशि कहाँ शुरू होती है, कहाँ खत्म होती है, हमें तरीके चाहिए थे। तो हमने 2 कैलकुलेशन की। एक कैलकुलेशन है जिसको कहते हैं ट्रॉपिकल ज़ोडिएक और एक कैलकुलेशन है जो होती है सिडेरियल ज़ोडिएक। ट्रॉपिकल जो है सायन है और सिडेरियल को कहते हैं निरायण, ठीक है? तो ट्रॉपिकल ज़ोडिएक जो है इसमें हम पृथ्वी पे ये बात करते हैं कि पृथ्वी पर आज के देखिए डेट में अगर सूर्य एक ऐसी पोज़ीशन में है कि दोपहर के टाइम जब सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो कोई भी वस्तु धरती पे खड़ी हो, उसकी छाया नहीं बनेगी, ठीक है? जिसको कहते हैं हम इक्विनॉक्स कहते हैं। वो समय जब सूर्य एक ऐसी पोज़ीशन पर आ जाए कि सूर्य बिल्कुल आकाश में जो इक्वेटर है, जो धरती का मध्य है, उसके बिल्कुल पैरेलल दिखाई दे, उसके बिल्कुल ओवरहेड दिखाई दे। उस दिन को, उस समय को हम साल का शुरुआत मान लेते हैं। ठीक है? तो इसको ऐसे देखें कि धरती आपकी ऐसी है और धरती अपना मूव कर रही है और सूर्य यहाँ पर ऐसा है कि सूर्य की धरती की लाइट जो है वो इक्वेटर पे बिल्कुल ऊपर से पड़ती है, एग्ज़ैक्टली 90 डिग्री के एंगल पे, बिल्कुल ओवरहेड। इस दिन से लेकर के अब सूर्य आपको पता है उत्तरायण होते हैं, फिर दक्षिणायन होते हैं, फिर इस तरह से मूव करते हैं। अगले साल जब वो एग्ज़ैक्टली इसी पोज़ीशन पर दोबारा आ जाएँगे, उस समय को हम कहते हैं कि 1 साल पूरा हो गया। ठीक है? तो सूर्य की वो पोज़ीशन जो थी, वो जब पृथ्वी के संदर्भ में वो दोबारा वही पोज़ीशन हो जाती है, तो हम उसको कहते हैं कि 1 साल पूरा हो गया क्योंकि सूर्य अपनी पोज़ीशन पर वापस आ गए। इसको कहते हैं ट्रॉपिकल ज़ोडिएक। ये डिफ़ाइन होता है सूर्य की मोशन से पृथ्वी के संदर्भ में और इक्विनॉक्स से इक्विनॉक्स देखा जाता है। इसमें और कोई कंसिडरेशन नहीं है।
दूसरा जो है वो उसको कहते हैं सिडिरियल ज़ोडिएक। वहाँ पर हम ये बात करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सूर्य वापस इसी अवस्था में, इसी पोज़ीशन पर आ गया है, तो एक धरती की परिक्रमा पूरी हो गई हो। क्योंकि धरती भी हिलती रहती है, वॉबल करती रहती है, उसका भी एक्सिस बदलता रहता है। तो सिर्फ ये हो जाना ज़रूरी नहीं है कि पृथ्वी ने सूर्य का चक्कर लगाना शुरू किया था, सूर्य यहाँ पर है, पृथ्वी यहाँ पर है, तो ये एक चक्कर पूरा होकर के पृथ्वी यहाँ पहुँच गया है। हो सकता है अभी पूरा डिस्टेंस कवर नहीं हुआ हो, लेकिन क्योंकि धरती की ओरिएंटेशन चेंज हो गई है, परछाई सूर्य की वैसी ही पड़ रही है। सूर्य वहीं पर दिख रहा है, दिखाई दे रहा है उसी शेप में, लेकिन असल में है नहीं। तो जो ये है सिडिरियल ज़ोडिएक है, वहाँ पर हम कहते हैं जब रोटेशन पूरी हो जाएगी, मतलब सूर्य अगर यहाँ पर मुझे मेष राशि की 1 डिग्री के सामने दिख रहा था, तो जब दोबारा मेष राशि की 1 डिग्री के सामने दिखेगा, तब मैं बोलूँगा कि साल पूरा हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा रेफरेंस सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, वो कॉन्स्टेलेशन से आता है, राशियों से आता है। ठीक है? तो इसको कहते हैं सिडिरियल ज़ोडिएक। अब जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि सारी चीज़ें पृथ्वी में विश्व में एक दूसरी चीज़ को इम्पैक्ट करती हैं। इस बात को माने अगर, तो ये हमें लेना पड़ेगा। और अगर हम इस बात को नहीं मानते, हम कहते हैं कि जो बाहर के की राशियाँ और नक्षत्र हैं, वो हमें प्रभावित नहीं करते, तो फिर हम ये ले सकते हैं। ठीक है? लेकिन अगर इसको लेंगे, तो हम फिर ये प्रिंसिपल मान नहीं सकते कि विश्व में हर एक चीज़, हर दूसरी चीज़ को प्रभावित करती है, फिर ये हमारा असम्पशन गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम ट्रॉपिकल ज़ोडिएक को नहीं लेते, हम सिडिरियल ज़ोडिएक को कंसिडर करते हैं। और इन दोनों के बीच का जो फ़र्क होता है, कि धरती की एक परिक्रमा पूरी हुई, जब धरती यहाँ से शुरू करके यहाँ पर ही वापस आ गई, और धरती यहाँ से शुरू हुई, लेकिन सूर्य की परछाई, सूर्य की पोज़ीशन यहाँ पर ही वो 1 साल कंप्लीट दिखाने लगा, जब सूर्य फिर हमारे बिल्कुल ऊपर आ गया। मिड डे के टाइम पे। तो ये जो डिफरेंस होता है, इसी को आयनांश कहते हैं। डिग्री का ये जो डिफरेंस होता है, इसी को आयनांश कहते हैं दोनों पोजीशन के बीच में। तो आयनांश का मतलब जो है, वो आपका जो ट्रॉपिकल कोऑर्डिनेट है और सिडिरियल कोऑर्डिनेट है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, उन दोनों के बीच का जो वो है सब्ट्रैक्शन है, उसको आयनांश कहा जाता है। तो हम क्योंकि ट्रॉपिक सिडिरियल ज़ोडिएक कंसिडर करेंगे, हम अयनांश को डिफाइन करते हैं कि सूर्य की जो वर्तमान पोजीशन है, जब हम सॉफ्टवेयर में डिफाइन करेंगे सही प्लैनेटरी पोजीशन के लिए, तो हमें सिडिरियल ज़ोडिएक डिफाइन करना पड़ेगा। और फिर हम डालेंगे अयनांश की वैल्यू, कि सूर्य की जो ट्रॉपिकल पोजीशन है, उसमें से 24 डिग्री ऐड कर दो, तब जो पोजीशन आएगी, वो है सिडिरियल कोऑर्डिनेट। ठीक है? तो इस तरह से करके हमारा सिडिरियल ज़ोडिएक डिफाइन किया जाता है, जो कि जानना इंपॉर्टेंट है, ताकि आप ट्रॉपिकल ज़ोडिएक को इस्तेमाल ना करें। क्योंकि अगर आप ट्रॉपिकल इस्तेमाल करेंगे, तो फिर आप ये नहीं कह सकते हैं कि हर चीज़ हर दूसरी चीज़ को प्रभावित करती है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि देश-काल पात्र इंपॉर्टेंट है। फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपने अगर अफ्रीकन फैमिली में जन्म लिया है, तो आपके स्किन का कलर काला होगा। क्योंकि फिर आपने इसी बात को नकार दिया कि हर चीज़ हर दूसरी चीज़ को प्रभावित कर रही होती है। ठीक है? फिर आपको हर चीज़, हेरिडिटी के सारे नियम तोड़ने पड़ेंगे, देश-काल पात्र के सारे नियम तोड़ने पड़ेंगे, और कहना पड़ेगा, अगर आप ट्रॉपिकल ज़ोडिएक इस्तेमाल कर रहे हैं, कि प्लैनेट मुझे व्यक्ति का कलर, स्किन कलर भी बता सकते हैं। चाहे वो अमेरिका में पैदा हुआ हो, या अफ्रीका में, या इंडिया में। मैं उसका ऑब्जेक्टिवली कलर डिफाइन कर सकता हूँ कि वो गोरा होगा या काला होगा। जैसी कि बात नहीं होती। ठीक है? क्योंकि आप अपने देश से, काल से और पात्र से प्रभाव लेते हैं। आपकी हाइट आपके माता-पिता, फैमिली की हाइट पे डिपेंड करती है। आपका रंग आपके माता-पिता, फैमिली के रंग पे डिपेंड करता है, और सारी की सारी चीज़ें एक-दूसरे के प्रभाव से ही चलती हैं। ठीक है? तो ये दोनों बातें तो हमारी हो गई ज़ोडिएक की। और अब हमारे पास डेफिनेशन आ गया कि जब हम राशियों को डिफाइन करेंगे, तो हम एक अयनांश लेंगे, जो कि एक्चुअल जो हमारी पोजीशन है, ट्रॉपिकल जो पोजीशन है, जिसको कैलकुलेट किया जाता है मैथमेटिकली पहले, उसमें से इतना जोड़ देंगे, तो हमारी एब्सोल्यूट पोजीशन आ जाएगी, सारी राशियों और नक्षत्रों को साथ मिला करके। उसको कहते हैं, उस वैल्यू को कहते हैं अयनांश। अब हम आते हैं भाव गणना में, भाव कैलकुलेशन में। तो राशियाँ हमारी हो गई, राशि निकालने के लिए हमारे पास सिडिरियल ज़ोडिएक सेलेक्ट करना होगा, अयनांश की वैल्यू डालनी होगी, अयनांश को सब लोग अलग-अलग कैलकुलेट करते हैं, रफली वैल्यू 24 के आसपास है, जो क्लोज़ेस्ट रेफरेंस है, जो क्लोज़ेस्ट सही वैल्यू है अयनांश की, वो है लहरी चित्रपक्ष अयनांश, वो है करीब-करीब 24 डिग्री के आसपास की, ठीक है? तो ये हो गया हमारे पास। अब भाव पे आते हैं। भाव का मतलब ये है कि राशि जो है वो पृथ्वी से कहाँ दिख रही है, किस दिशा में दिख रही है, उसके लिए हम भाव का इस्तेमाल करते हैं। भाव दिशा दिखाते हैं। पहला भाव जो है वो ईस्टर्न होराइज़न है, पूर्वी क्षितिज है।
7th हाउस वेस्टर्न होराइजन है, 10th हाउस आकाश के सबसे ऊपर का हिस्सा है, पीक का हिस्सा है, और चौथा भाव जो है वो सबसे बॉटम मोस्ट हिस्सा है पृथ्वी का, सबसे धरती के गर्भ के अंदर नीचे का हिस्सा है। और चौथे के बाद फिर पांचवा, छठा, इस तरह से करके हम उसको बीच में अरेंज करते हैं। अगर ये आपकी पृथ्वी हो गई, तो ये हमारे 12 भाव हैं। पहला, सातवां, 10वां, 4, और फिर ये सारे के सारे हम उसके बीच में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेशन कैसे की जाती है? कैलकुलेशन सबसे पहले जेनिथ से यानी कि 10th हाउस के कस्प से निकाली जाती है। ये आधार है कैलकुलेशन का। पहले लग्न कैलकुलेट नहीं होता है, पहले 10th भाव कैलकुलेट होता है, पहले 10th हाउस की पोजीशन कैलकुलेट होती है। इससे फिर हम दूसरी पोजीशन जो निकालते हैं इसी के आधार पर, वो है लग्न की, जो कि हमारा पहले भाव का कस्प है। इन दोनों में 180 ऐड कर दिया तो हमारे पास चौथे भाव का, जब 10वें में 180 ऐड किया और 7वें भाव का कस्प निकल जाता है। इनको हम फिर तीन तीन के भागों में तीनों के डिफरेंस को डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास सारे भाव निकल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले मेरे पास निकला कि 10th हाउस जो है वो 15 डिग्री मकर राशि में है, कैप्रिकॉर्न में है। फिर मेरे पास लग्न निकला 15 डिग्री एरीज का है। तो इन दोनों में मैंने 180 डिग्री ऐड कर दिया, 15 डिग्री कैप्रिकॉर्न से 180 डिग्री ऐड करेंगे तो पहुंचेगा 15 डिग्री कैंसर, जो कि मेरा चौथे भाव का कस्प है। और लग्न में यानी कि 15 डिग्री एरीज में 180 डिग्री ऐड करेंगे तो पहुंचेगा 7th हाउस का कस्प, जो कि है 15 डिग्री लिब्रा। अब इन वैल्यूज को 4 से डिवाइड कर देंगे, 15 डिग्री कैप्रिकॉर्न माइनस 15 डिग्री एरीज बाई 3, तो ये जो वैल्यू आएगी वो हमें बताएगी कि 11th हाउस का कस्प और 12th हाउस का कस्प इनसे कितना दूर है। इस तरह से हमारे सारे के सारे भाव निकल जाते हैं। भाव के बारे में मैंने आपको बताया था, ये जो कस्प वैल्यू है, ये जो वैल्यू हम निकालते हैं, जो लग्न की डिग्री है, ये यहाँ पर जो भी ग्रह होता है, यहाँ पर जो भी प्रभाव होते हैं, यहाँ पर जो कुछ भी होता है, उसका प्रभाव स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। और यहाँ से जितना दूर जाते जाएंगे प्रभाव कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। अब मैथमेटिकली अगर पहले भाव का कस्प 15 डिग्री है एरीज, जरूरी नहीं है कि दूसरे भाव का 15 डिग्री टॉरस होगा। हो सकता है दूसरे भाव का 16 डिग्री टॉरस हो, या 14.5 डिग्री टॉरस हो। और इस तरह से हर भाव के कस्प बदलते रहते हैं, लेकिन ये डिफरेंस 1 या 1.5 डिग्री से ज्यादा नहीं होता। तो प्रैक्टिकली जब आप हॉरोस्कोप देख रहे हैं तो इतनी टेंशन ना लेते हुए हम क्या करते हैं कि लग्न की जो डिग्री होगी उसी को हर डिग्री का कस्प मान लेते हैं। ये एक्यूरेट नहीं है, ये मैथमेटिकल नहीं है, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अगर वीनस मान लेते हैं, सोच लेते हैं 14 डिग्री पर है, तो आप बोलेंगे लग्न को प्रभावित कर रहा है। और अगर 7th हाउस का कस्प अगर 14 डिग्री, 14.5 डिग्री पर है, तो 14.5 हो या 15 हो, वीनस की दृष्टि अगर 14 डिग्री पे पड़ रही है तो वो दोनों को बराबर प्रभावित करेगा। प्रैक्टिकली इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा आधी डिग्री के हिसाब से। तो प्रैक्टिकली हम कहते हैं कि लग्न की जो डिग्री है वही हर भाव के कस्प की डिग्री है। जो भी ग्रह उस डिग्री के ज्यादा पास होता है वो प्राइमरी प्रभाव देता है, वो सबसे ज्यादा प्रभाव देता है, वो सबसे ज्यादा मैटर करता है, वो सबसे ज्यादा भाव को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो अब हमारे पास राशि भी आ गए, भाव भी आ गए, और लगभग ग्रह भी आ गए। अब अगर ग्रहों की थोड़ी और बात कर लें तो सूर्य के बारे में जो मैंने पोजीशन आपको बताई थी, ये समय होता है 21 जून का, जब सूर्य बिल्कुल टॉप पर यहां पे दिखाई देगा और आपकी परछाई नहीं बनेगी पृथ्वी पर, क्योंकि सूर्य बिल्कुल आपके ऊपर है। ठीक है, बाकी साल का जो समय होता है मार्च के आसपास का, दिसंबर के आसपास का, सूर्य तिरछा होता है आकाश में और आपकी रिफ्लेक्शन धरती पर बनेगी। ठीक है, दोपहर के समय भी सूर्य तिरछा होता है, सूर्य एक तरफ ही होता है। अब यहां पर जब आपने देखा कि इस तरह से बात होती है कि सूर्य जो है वो मूव करते रहते हैं, वो आसमान में एक जगह नहीं होते हैं, वो कभी इस तरफ मूव करते हैं, कभी इस तरफ मूव करते हैं। इसी को कहते हैं सूर्य की उत्तरायण और दक्षिणायन अवस्था। ये सूर्य का मिड पोजीशन है।
ये सूर्य का मिड पोजीशन है और ये दोनों सूर्य के मैक्सिमम पोजीशंस हैं, जून के आसपास और दिसंबर 21 के आसपास। दिसंबर 21 को, या हम जो हिंदी में गलत मानते हैं 15 जनवरी, उस दिन क्या होता है, उस दिन सूर्य इस पोजीशन पर आ जाता है और अब सूर्य अपनी जर्नी इधर शुरू करेंगे, यहां से घटते घटते बीच में अब उन्हें आना है। मतलब सूर्य नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, इसको कहते हैं उत्तरायण अवस्था सूर्य की। अब सूर्य नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, उत्तर की तरफ जा रहे हैं, उसको कहते हैं उत्तरायण। और जून के समय जब सूर्य यहां पर आ गए, अब सूर्य यहां से वापस इस तरफ का डायरेक्शन करते हैं, जैसे कि एक पेंडुलम मूव करता रहता है एक एक दिशा से दूसरी दिशा। तो अब सूर्य जब 21 जून को यहां पर आ गए, तो यहां से अब वो नॉर्थ की तरफ अग्रसर होते हैं, नॉर्थ की तरफ मूव करते हैं, सॉरी साउथ की तरफ मूव करते हैं। तो उस मोशन को, जब वो साउथ की तरफ जा रहे हैं, उसको कहा जाता है दक्षिणायन अवस्था। ठीक है, तो यही है आपके उत्तरायण और दक्षिणायन। तो ये हो गया हमारा सूर्य का एक और मोशन, जिसको कहते हैं उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण को आप जानते हैं शुभ कहा जाता है, दक्षिणायन को बुरा कहा जाता है। उत्तरायण को हर तरह के शुभ कार्यों में अच्छा माना जाता है, और रेकमेंडेड है कि दक्षिणायन जब सूर्य हो तो उस समय किसी भी तरह का शुभ कार्य ना किया जाए। ठीक है, अब आते हैं चंद्रमा पर। चंद्रमा के बारे में आप जानते हैं, चंद्रमा हमेशा मूव करता रहता है। चंद्रमा सूर्य के ही प्रकाश को, सूर्य की ही रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, और जितनी रोशनी हम धरती से देख सकते हैं, उसके आधार पर हमें चंद्रमा का अलग अलग शेप दिखाई देता है। तो जब सारी रोशनी रिफ्लेक्ट हुई तो हमें पूर्णिमा दिखाई देगी, जब कोई रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं हो पाई तो हमें अमावस्या दिखाई देगी, और इस तरह से चंद्रमा का आकार बदलता रहता है। ठीक है, चंद्रमा के मोशन में खास बात क्या है कि चंद्रमा, अगर चंद्रमा जो है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ गया, तो जरूरी नहीं है कि वो सीधी रेखा में, सीधी लाइन में दोनों के बीच में आए। यहाँ पर जैसे कि सूर्य जो है वो आ, चंद्रमा ऐसे है कि पृथ्वी पर उसकी रोशनी नहीं पहुंचेगी, अमावस्या है, लेकिन सूर्य की डायरेक्ट लाइट को वो ब्लॉक नहीं कर पा रहा है पृथ्वी पर। एक ऐसी सिचुएशन आती है जब चंद्रमा बीच में भी होगा, और एग्जैक्टली ऐसा होगा कि वो सूर्य की रोशनी को ब्लॉक कर दे और धरती पर एक छाया पड़ जाए दिन के समय। इसको कहते हैं सूर्य ग्रहण। ठीक है, इसको कहते हैं सूर्य ग्रहण, क्योंकि चंद्रमा ऐसे बीच में आ गया है कि अब सूर्य की रोशनी धरती तक नहीं पहुंच पाएगी। तो ये जो अवस्था है चंद्रमा की, उसको कहते हैं उसको कहते हैं ग्रहण लगना। इस सिचुएशन को कहते हैं ग्रहण लगना। अगर अमावस्या के दिन ग्रहण लगा है, मतलब चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा से कोई रोशनी नहीं आ रही थी, चंद्रमा जो था वो धरती और सूर्य के बीच में था, और ग्रहण लग गया, सूर्य की रोशनी ब्लॉक हो गई, तो इसको कहते हैं सोलर एक्लिप्स, क्योंकि जो ब्लॉक हुआ वो सूर्य की रोशनी थी। इसी का उल्टा है, चंद्रमा जब धरती के पीछे आ जाएगा, अब सूर्य की रोशनी पृथ्वी की वजह से चंद्रमा तक नहीं जा पा रही है, और चंद्रमा पृथ्वी से दिख नहीं पा रहा है ये पूर्णिमा का दिन, क्योंकि चंद्रमा को दिखना चाहिए था, चंद्रमा को पूरा का पूरा प्रकाश देना चाहिए था, पर चंद्रमा दिख नहीं पा रहा है कुछ समय के लिए, जब तक वो इतने पोजीशन के अंदर रहेगा। ठीक है, तो इस अवस्था को कहते हैं चंद्र ग्रहण, या इस अवस्था को कहते हैं चंद्र ग्रहण, और दूसरे को कहते हैं सूर्य ग्रहण। तो ये सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण तब होता है क्योंकि पृथ्वी आपकी ऐसी है और चंद्रमा उसकी एक तरफ से परिक्रमा करता है, सूर्य उसकी दूसरी तरफ से आकाश में घूमता हुआ दिखाई देता है। तो ये जो दोनों पॉइंट जहां मिलते हैं, इनको कहा जाता है राहु और केतु, जहां चंद्रमा और सूर्य का मार्ग आपस में मिल रहा होता है। यहां पर अगर सूर्य और चंद्रमा एक साथ पहुंच गए हैं तो ग्रहण लगता है। तो इन दोनों पॉइंट्स को कहा जाता है राहु और केतु, और यहां से हमारे राहु और केतु की डेफिनेशन, या राहु और केतु की व्याख्या आती है हमारे पास। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसको आप मैथमेटिकली या हॉरोस्कोप में कैसे देखेंगे। तो सीधा नियम है, अगर अमावस्या के दिन, न्यू मून के दिन, सूर्य राहु केतु में से किसी एक के साथ हो तो उसको सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अगर पूर्णिमा के दिन सूर्य राहु केतु में से किसी एक के साथ हो तो उसको चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ठीक है, अब हमारे पास बचा रेट्रोग्रेशन और कंबशन। रेट्रोग्रेशन को पहले देखते हैं। रेट्रोग्रेशन का मतलब यह है कि एक ग्रह जो है, धरती से आप एक ग्रह को देख रहे थे, धरती से आप एक ग्रह मंगल को देख रहे थे, और वो मूव हो रहा था, यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां पहुंचा,
और अब जहां मंगल आ गया है, इस अवस्था में आपको मंगल दिख नहीं पाएगा, क्योंकि आप सिर्फ सूर्य को देख पाएंगे, और सूर्य में इतना प्रकाश है और मंगल सूर्य के पीछे छुप गया है ऐसे जाकर के, कि अब वो दिख नहीं पाएगा आपको धरती से। इस अवस्था को कहते हैं अस्त हो जाना, सूर्य के पीछे जाकर के छुप जाना। सूर्य का प्रकाश इतना ज्यादा है, सूर्य की ब्राइटनेस इतनी ज्यादा है कि आपको वो ग्रह दिख नहीं सकता, आपको वो ग्रह दिख नहीं पाएगा। तो इसको कहते हैं अस्त होना। इसमें पृथ्वी से अगर देखा जाए तो वो ग्रह गायब हो गया, उस ग्रह का अस्तित्व गायब हो गया। तो जो इसका प्रभाव पड़ता है वो ये कि कारकत्वों का जो भी रिजल्ट होता है, ग्रह के जो कुछ भी कारकत्व होते हैं, वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं, वो सारे के सारे डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया अस्त होने का या कंबस्ट होने का रिजल्ट, ये कंबस्ट होने की अवस्था। इसी का दूसरा है, अभी ग्रह सूर्य के पीछे इस तरफ आ गया, उल्टी तरफ आ गया, सूर्य से दूर आ गया, सूर्य के साथ नहीं दिख रहा है, सूर्य से दूसरी दिशा में दिख रहा है, उल्टी दिशा में दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, धरती की और उस ग्रह की जो रिलेटिव पोजिशन है, पहले आपको दिखा ग्रह यहाँ, फिर दिखा आगे जाता हुआ, फिर दिखा थोड़ा और आगे जाता हुआ, और अब दिख रहा है पीछे आता हुआ। इस रास्ते पे अगर आप देख रहे हैं 0 डिग्री एरीज, 1 डिग्री एरीज, 10 डिग्री एरीज, इस तरह से करके अगर राशियां ऐसे इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं, तो ये ग्रह अब 10 डिग्री से 1 डिग्री पीछे आ गया, ये और पीछे आ गया, और अब फिर ये सीधा जाना शुरू कर गया, क्योंकि इनकी रिलेटिव पोजीशन की वजह से ग्रह हमें कुछ देर के लिए पीछे आता हुआ दिखाई दिया। ग्रह असल में पीछे नहीं जा रहा है, ग्रह सिर्फ पीछे जाने जैसा दिख रहा है, भ्रम दे रहा है। ठीक है, तो इस अवस्था को कहते हैं रेट्रोग्रेशन, इस अवस्था को कहते हैं वक्री अवस्था। ये तब होता है जब ग्रह सूर्य से दूर हो, सूर्य से उल्टी दिशा में हो। सूर्य अगर मेष राशि में दिखा तो ग्रह वक्री तब होगा जब मेष राशि से उल्टा आपको सिंह, कन्या, तुला इन राशियों में दिखे, सूर्य के पास नहीं। तो ये हो गए हमारा वक्री ग्रह की डेफिनेशन। वक्री होने का मतलब सूर्य से दूर होना, और अस्त होने का मतलब सूर्य के पास होना। ठीक है, तो ये सारे के सारे हो गए हमारे एस्ट्रोनॉमिकल प्रिंसिपल्स। अब आ जाएंगे इन सब बातों को जानने के बाद, इन सब बातों को देखने के बाद, अब हम आ जाएंगे प्रेडिक्शन पे, क्योंकि अब हमारे पास ग्रहों की डेफिनेशन, ग्रहों की व्याख्या पूरी हो गई, राशियों की पूरी हो गई, भावों की पूरी हो गई। तो अब आते हैं अपने प्रेडिक्शंस कैसे देने हैं उस पे। तो प्रेडिक्शंस देने के लिए बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, और ये एक स्लाइड है, यही एक चार्ट है, जिसमें कि पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी का को डिफाइन किया जा सकता है। इसके बाहर एस्ट्रोलॉजी में कोई नियम नहीं है, यही एक नियम है जो आपको जानने की जरूरत है। इसके अलावा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है, इसके अलावा सिर्फ बातें बनाई हुई है, वो आप जिस तरह से चाहें वो बना सकते हैं। तो वो हम आगे भी देखेंगे कि क्या है। पर यही एक नियम है एस्ट्रोलॉजी का, इसके अलावा किसी किताब में, किसी शास्त्र में, किसी ग्रंथ में, किसी एस्ट्रोलॉजर ने कोई दूसरा नियम नहीं लिखा है। ठीक है, नियम यह है कि जिस तरह से आपके पास अक्षर होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, ABCD, उससे आप वर्ड्स बनाते हैं, एप्पल, बॉल, इस तरह से करके, और उनसे आप सेंटेंसेस बनाते हैं, जिनसे आप अपनी बातें पहुंचाते हैं लोगों को, जिनसे हम कम्युनिकेट करते हैं। उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी के भी, ज्योतिष के भी 3 अंग हैं। पहला है वो थ्योरेटिकल क्वालिफिकेशन या डिवीजन या ग्रुप, जिनसे कि गुण आते हैं। जैसे कि हमारे तत्व हो गए, वो 5 तत्व हो गए, धरती, अग्नि, वायु, जल, आकाश, जो शुद्ध अपने में ये सारे गुणों को डिनोट करते हैं। इसमें मिक्सचर नहीं है, धरती जो है वो धरती के जैसी है, आकाश तत्व जो है वो आकाश तत्व के जैसा है। या हमारा डिवीजन हो गया स्त्री और पुरुष का, स्त्री एक अलग चीज है, पुरुष एक अलग चीज है, इन दोनों में कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं है, कहीं पर भी कोई चीज मिक्स एंड मैच नहीं हो रही है। आपको पता है कि क्या प्रभाव पुरुष राशि का, ये क्या प्रभाव एक पुरुष का होता है, और क्या प्रभाव या क्या गुण एक स्त्री के होते हैं। आपको पता है अग्नि तत्व का, जल तत्व का अपना अपना क्या गुण होगा, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। ये थ्योरीज हैं जो अपने आप में एग्जिस्ट करेंगी, और जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। जिस तरह से आपके अक्षर होते हैं, ए अपने आप में ए है, बी अपने आप में बी है, सी अपने आप में सी है, इसमें कोई संदेह नहीं, और ये किसी चीज से कंफ्यूज नहीं किया जा सकता। उसी तरह से हमारी जो संज्ञा होती है, या हमारा जो डिवीजन करने का तरीका है, या हमारा जो क्लासिफिकेशन है, हमारा जो थ्योरेटिकल फाउंडेशन बनाया हुआ है, जो मूल सिद्धांत बनाए हुए हैं, वो सारे के सारे अलग अलग तत्वों, गुणों के हिसाब से बनाए हुए हैं। ये अपने आप में संपूर्ण है, और ये अपने आप में बिना किसी डिबेट के, बिना किसी विवाद के हैं। जैसा अग्नि तत्व है वैसा है, इसको कंफ्यूज नहीं किया जा सकता।
क्योंकि ये इतना क्लियर कट डिवीजन है कि आपको समझ में आ जाएगा कि ये अग्नि तत्व है कि जल तत्व है। ठीक है? ये हमारे थ्योरेटिकल आधार होते हैं अल्फाबेट्स की तरह। फिर जब हम इन चीजों की बात करते हैं, जो राशि, भाव और ग्रह जो हमने अभी पढ़े, तो इनके गुण, इनकी क्वालिटीज, इनके कारकत्व डिफाइन किए जाते हैं इन्हीं क्वालिटीज को इस्तेमाल करके, कि हर ग्रह एक तत्व है, एक उसका अपना गुण है, एक उसका जेंडर है, एक इस तरह से करके जितने भी हमारे क्लासिफिकेशन बनाए गए हैं, इसको हम इस्तेमाल करते हैं, इनसे मिला करके ही ग्रहों का कारकत्व आता है। ठीक है? और ये कारकत्व जो हो जाते हैं, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। जिस तरह की अक्षर से जो शब्द बनाया आपने, वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो गए, उनका एक स्ट्रक्चर होता है। अब आपको समझना पड़ेगा कि गुण आते हैं, एक पुरुष राशि के भी, पुरुष गुण के भी उसमें गुण लिए हुए है कोई ग्रह, और साथ ही साथ अग्नि तत्व का भी गुण लिए है कोई ग्रह, पुरुष तत्व का भी गुण लिए है, और जल तत्व का भी गुण लिए है। तो इनको मिला करके क्या रिजल्ट होगा, ये पहला है, स्टेप है, या पहला कॉम्बिनेशन है, जो गुणों को मिला करके, क्वालिटीज को मिला करके कारकत्व बनाता है। अब जब आपके पास एक बार सारे ग्रह के सारे कारकत्व हो गए जो इन गुणों से आए हैं, तो आपको क्लियर हो गया, आपको क्लियरली समझ में आ गया कि कौन सा ग्रह, कौन सा भाव, कौन सी राशि क्या प्रभाव देंगे, किन चीजों को उनसे देखा जाता है, किन चीजों पर उनसे कारकत्व है। ये यहां याद करने से नहीं आते, ये इनको जोड़ने से आते हैं। हर ग्रह के साथ गुण जुड़े हुए हैं, जो गुण है वही उस ग्रह का कारकत्व है, जितने गुण हैं वो सारे के सारे उस ग्रह के कारकत्व है। ठीक है? तो गुणों को मिला करके हमने ग्रह के कारकत्व बनाए, और जब हॉरोस्कोप देखते हैं या कुछ भी एस्ट्रोलॉजी में एनालाइज करते हैं, तो कोई ग्रह किसी राशि में होगा, किसी भाव में होगा, किसी दूसरे ग्रह के साथ होगा, किसी भी और अवस्था में होगा, तो हमेशा ये जो रिजल्ट हैं, या ये जो ग्रह हैं, ये जो कारकत्व हैं, ये आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं। तो रिजल्ट जो दिया जाता है, वो दो कारकत्वों को या दो से ज्यादा कारकत्वों को मिला करके, कि शुक्र एक कारकत्व है और मीन राशि एक कारकत्व है, ये दोनों जुड़ेंगे तो क्या रिजल्ट देंगे। ठीक है? तो ये सारा का सारा जो एस्ट्रोलॉजी का आपका सब्जेक्ट है और जो ज्ञान है, वो सिर्फ इसी बात का है कि गुणों से कारकत्व और कारकत्वों से रिजल्ट कैसे बनाने हैं, बस। गुणों से बनते हैं कारकत्व, कारकत्वों को मिला करके, दो या दो से ज्यादा ग्रहों के, राशियों के कॉम्बिनेशन में कारकत्वों को जब मिला करके रिजल्ट दिया जाता है, तो वो बनता है प्रेडिक्शन। इसके अलावा कोई प्रिंसिपल नहीं है। समझना यही जरूरी है कि गुण कौन कौन से हैं, और उनको ग्रहों के कारकत्वों से कैसे जोड़ा जाता है, किस ग्रह का कारकत्व किस गुण पर है। ठीक है? तो ये हो गया हमारा पहला एस्ट्रोलॉजी का सिद्धांत। अब जब हमारे पास कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आ गया, जोड़ का, योग का रिजल्ट आ गया, उसके बाद अब हमें, हमारे पास बात है कि अब इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। कि वीनस मीन राशि है, एक चीज वीनस हो गई, एक चीज मीन राशि हो गई, दोनों के कारकत्वों को मिलाकर के एक रिजल्ट भी बना दिया, और वो रिजल्ट हम दे सकते हैं, लेकिन इसका अब इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो इस्तेमाल में तीन चीजें होती हैं। एक, जब आप हॉरोस्कोप देख रहे होते हैं, तो वहां पर हॉरोस्कोप के अंदर एक कॉम्बिनेशन है, उसको एनालाइज किया, आपको रिजल्ट मिल गया, वो रिजल्ट आपने व्यक्ति को बता दिया। ठीक है? ये जो सबसे कॉमनली इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है। इसी का दूसरा रूप है, आपको ये नहीं बताना है कि मेरा करियर अच्छा होगा या नहीं होगा, ये सवाल नहीं पूछा गया है। आपने हॉरोस्कोप में, जैसे यहाँ पर जब हम कॉम्बिनेशन की बात करें, तो शनि था मंगल के साथ में और राहु के साथ में, तो आपने कहा करियर अच्छा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मंगल और राहु का प्रभाव शनि पर पड़ रहा है। कॉम्बिनेशन देखा आपने, उसको एनालाइज किया आपने, और फिर रिजल्ट बता दिया आपने। ये हो गई हॉरोस्कोप की बात। मुहूर्त इसी का उल्टा है, मुहूर्त इसी को थोड़ा अलग से करता है। मुहूर्त की बात यह है कि अगर मुझे अच्छा जॉब चाहिए, तो मैं एक ऐसे समय में जाऊंगा जब हॉरोस्कोप स्ट्रांग हो, और मुझे उस हॉरोस्कोप स्ट्रांग है, तो मुझे ये देखना है कि वहां पर शनि जो है वो पाप ग्रहों के साथ में ना हो, शनि जो है वो किसी शुभ ग्रह के साथ में हो। वही रिजल्ट यहाँ पर आप रिजल्ट दे रहे थे, और यहाँ पर आप जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है आपके पास, उससे आप कॉम्बिनेशन निकाल रहे हैं। यहाँ आपने कॉम्बिनेशन से रिजल्ट निकाला, और यहाँ पर आप रिजल्ट से कॉम्बिनेशन ढूंढ रहे हैं। ठीक है? इसको कहते हैं मुहूर्त। ये भी सेम नॉलेज है, सेम एनालिसिस है, सेम सारे सिद्धांत हैं, बस देखने का तरीका बदल गया। पहले आप योग से प्रभाव पे जा रहे थे, अब आप प्रभाव से योग पे जा रहे हैं, बस। इसको कहते हैं मुहूर्त। और तीसरा जो है रेमेडीज का है। वहां पर क्या है, हम, प्रभाव पता है हमें, हमें पता है कि अगर शनि मंगल के साथ होगा, तो ये रिजल्ट हो सकता है कि पहली बार में काम नहीं बनेगा। इसका मतलब पहली बार में जॉब चली जाएगी, पहली बार में कोई और समस्या आएगी, करियर आपको छोड़ना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, जो भी।
प्रभाव हमें पता है, प्रभाव हमें लेकिन नहीं चाहिए, तो हम प्रभाव को किसी और तरीके से बहाना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि शनि और मंगल ज़रूरी नहीं है कि आपकी जॉब छुड़ाएँ। आप एक काम करें कि आप जब जॉब का इंटरव्यू देने जाएँ, तो आप घर से बाहर निकल जाएँ, वापस एक बार अंदर आ जाएँ। आप अपने आप ही अपना एंडेवर, अपना एफर्ट तोड़ दें एक बार। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मुझे प्रभाव पता है और मुझे उस प्रभाव को बदलना है। तो मैंने वो प्रभाव बदल दिया, उस प्रभाव को किसी और तरह से ट्रांसलेट कर दिया, उसी रिजल्ट को किसी और तरह से ट्रांसलेट कर दिया। ठीक है? तो ये होता है रेमेडीज़। ये तीनों एक ही सिद्धांत हैं, बस वो है कि आपने अपना कान सीधा पकड़ा है या उल्टा पकड़ा है। बस इतनी सी बात है, अलग-अलग तरह से जो एस्ट्रोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, अलग-अलग तरह से जो हम प्रेडिक्शन देते हैं उनमें। कहीं पर हम कॉम्बिनेशन देख के रिजल्ट बताएँगे, कहीं पर रिजल्ट देख के कॉम्बिनेशन बताएँगे और कहीं पर रिजल्ट जो चाहिए उसके हिसाब से कॉम्बिनेशन का रिजल्ट हम उल्टा कर देंगे।